व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने बीजेपी पर ओबीसी आरक्षण को लेकर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, त्रिभुवन दास को नहीं जानते थे अपने नेता। राज ठाकरे बोले, बाला साहेब ने अंग्रेजी सीखी लेकिन मराठी से समझौता नहीं किया। आइए देखते खबरें विस्तार से। भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भोपाल में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। पटवारी ने कहा कि वर्ष 2019 में कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का कानून पास किया था। हम अध्यादेश लागू कानून बना और इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी किया गया, उन्होंने कहा। लेकिन इसके तुरंत बाद कोविड संकट आ गया और राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच भाजपा ने सरकार बना ली। पटवारी का आरोप था कि उसके बाद से ओबीसी छात्रों के अधिकारों की चोरी शुरू हो गई। भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना, भय का माहौल बनाना और सत्ता पाना, अद्भुत अकल्पनीय धन का उपयोग करके, और उससे वो लगातार मध्य प्रदेश के सत्ता पे काबिज है। पर दूसरा एक पहलू हमारी सरकार का जो झूठ, जो भय पैदा करने की, नफरत पैदा करने की राजनीति मध्य प्रदेश के भविष्य को खोखला कर रही है। साथियों, आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस को नहीं पता था त्रिभुवन दास उनके ही नेता है। अमित शाह बोले, गुजरात के आनंद जिले में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब वे ये विधेयक संसद में लेकर आए थे तो लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें कक्ष में बुलाया और बताया कि कुछ कांग्रेस नेताओं ने विश्वविद्यालय के नाम पर आपत्ति जताई। अमित शाह ने कुछ कहा। उन्होंने मुझसे पूछा कि विश्वविद्यालय का नाम त्रिभुवन क्यों रखा गया, तो मैंने आज उनके सवाल का जवाब मंच से देना चाहूंगा। दान करने हेतु त्रिभुवन दास सहकारी यूनिवर्सिटी में परिवर्तित करने का ये अमूल्य अवसर अपार प्रसन्नता के साथ ये शुभ कार्य माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि के विजन के अनुरूप वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने अल्प समय में ही ऐतिहासिक प्रगति हासिल की है। उनके कुशल मार्गदर्शन में मंत्रालय सहकारी समितियों के नीतिगत समर्थन, डिजिटलीकरण, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे किसानों, दुग्ध उत्पादकों, कारीगरों, महिला समूहों और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत लाखों लोगों को सशक्त बनाया जा सके। पैक्स से लेकर एपेक्स तक आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं हमारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। जिनके संकल्प, वचन और कार्य में एकरूपता है, ऐसे हमारे गुजरात के ही सपूत और राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम ये विचार के साथ
निरंतर देश को आगे ले जा रहे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, जिन्होंने संसद में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का ये अधिनियम पारित करवाया और आज इसका भूमि पूजन हो रहा है। इस क्षण के हम सब भी साक्षी बन रहे हैं। गुजरात की आनंद की ये तपोभूमि, ये धन्य धरा, जहां से देश ने सहकारिता की शक्ति को पहचाना और सराहा। इस पवित्र कार्य में ईश्वर की परम चेतना का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी मंगल भावना के साथ शुद्ध पवित्र भाव से अंतःकरण पूर्वक ये भूमि पूजन समारोह माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी का विधेयक लेकर खड़ा हुआ। उसके पहले अध्यक्ष जी ने मुझे चैम्बर में बुलाया। उन्होंने कहा कुछ कांग्रेस के नेता मिले थे, वो कह रहे थे कि इसका नाम त्रिभुवन क्यों रखा है। मैंने बोला ठीक है अध्यक्ष जी, अब उनका विरोध है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, ये तो सरकार का निर्णय है। मैं आज कांग्रेस के उस नेताओं को जवाब देने के लिए इस मंच पर बैठा हूं कि यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी क्यों रखा। शायद उन लोगों को मालूम नहीं था। त्रिभुवन ये ईश्वर का नाम से ये यूनिवर्सिटी नहीं रखा है, त्रिभुवन दास काशीदास पटेल के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम रखा है। और मुझे कोई झिझक नहीं है। ये कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जिसकी नींव पारदर्शिता, जवाबदेही, तज्ञता, अनुसंधान और सहकारी संघ भाव की, सहकारिता की भावना के विकास के लिए डालने का काम हो रहा है, उसके लिए त्रिभुवन दास पटेल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं है। वो त्रिभुवन दास के नाम से ही। कांग्रेस के नेताओं को तो बेचारों को यह भी मालूम नहीं था कि त्रिभुवन दास जी मेरी पार्टी के नेता नहीं थे, त्रिभुवन दास जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उस वक्त तो मेरी पार्टी की स्थापना भी नहीं हुई। यही त्रिभुवन दास जी है जिन्होंने पॉल्सन दिल्ली की दादागिरी के सामने सरदार पटेल के मार्गदर्शन में यही भूमि पर, यही वीर भूमि पर एक नया विचार का बीज बोने का काम किया। एक छोटी सी मंडली दूध इकट्ठा करने की रखी गई और उसके माध्यम से किसानों की सशक्तता के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चला। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
राज ठाकरे बोले, बाला साहेब ने अंग्रेजी सीखी लेकिन मराठी से समझौता नहीं किया। मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मराठी भाषा की स्थिति को लेकर भावुक बयान दिया। उन्होंने अपने चाचा और शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का उदाहरण देते हुए कहा, बाला साहेब ठाकरे ने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई की, अंग्रेजी अखबार में काम किया, लेकिन मराठी भाषा की स्थिति को लेकर उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि मराठी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि महाराष्ट्र की अस्मिता और आत्मा है। ये बयान ऐसे समय आया है जब राज्य में स्कूलों में भाषा नीति को लेकर तीखी बहस चल रही है और हाल ही में राज्य सरकार को हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने वाले आदेश को वापस लेना पड़ा। गेल्या काही वर्षात हो शिकलो, आमची मुलं इंग्रजी मीडियम मध्ये शिकली, हो शिकली। मग याच्यावरती तुम्ही प्रश्न काय उपस्थित केला, ह्यांना मराठीचा पुळका कसा, हे इंग्रजी मीडियम मध्ये टाकतात। बरं, माननीय बाळासाहेब ठाकरे आणि माझे वडील श्रीकांत ठाकरे हे इंग्रजी मीडियम मध्ये शिकलेले आहेत। या दोघांवरती तुम्ही मराठीबद्दल शंका घेऊ शकता का? लालकृष्ण अडवाणी सेंट पॅट्रिक हायस्कूल ख्रिश्चन मिशनरी स्कूल मध्ये शिकले। हिंदुत्वावर शंका घेऊ का त्यांच्या? कॉन्व्हेंट स्कूल मध्ये शिकलेले आहेत अडवाणी। दक्षिण भारतामध्ये बघा, तमिळच्या प्रश्नावरती, तेलुगूच्या प्रश्नावरती कडवटपणे समोर येऊन उभे राहतात। पण विचारते तर तुमची मुलं कुठे शिकली आणि तुम्ही कुठे शिकलात? उद्या मी हिब्रू भाषेत शिकीन आणि मराठीपणाचा कडवट अभिमान बाळगीन, काय प्रॉब्लेम आहे? मी आता तुमच्याकडे दक्षिणेतले इंग्रजीमध्ये मी अगदी थोडक्यात यादी आणली आहे। दक्षिण भारतातील इंग्रजी माध्यमात शिकलेले नेते आणि अभिनेते: जयललिता दोवेंतो इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्टॅलिन इंग्लिश मीडियम स्कूल लॉयला, कनिमोझी प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंट स्कूल, उदयनिधी म्हणजे करुणानिधींचा नातू डॉन बॉस्को, चंद्रबाबू नायडू वडील इंग्लिश टीचर होते, शिक्षण इंग्रजी माध्यमात झालं, पवन कल्याण आंध्र उपमुख्यमंत्री, शिक्षण सेंट ॲन, नारा लोकेश एनटीआरचा नातू चंद्रबाबूंचा मुलगा, स्टॅनफोर्ड स्कूल, कमल हसन सांथोम हायस्कूल, अभिनेता विक्रम मॉटफोर्ड स्कूल, अभिनेता सूर्या इंग्लिश मीडियम, AR रहमान आधी पद्मशेषाद्री बालभवन आणि नंतर मद्रास कृष्णगिरी हायस्कूल। परवा दिवशीचा एक प्रसंग सांगतो। एका व्यासपीठावरती तामिळनाडूमध्ये AR रहमान व्यासपीठावरती उभे होते, काहीतरी कार्यक्रम होता, त्या बाई तामिळमध्ये बोलत होत्या। अचानक ती बाई हिंदीत बोलायला लागली। त्याच्यावरती रहमानने तिच्याकडे असं बघितलं, बोलला हिंदी, आणि व्यासपीठावरनं खाली उतरला। तुमचा कडवटपणा हे तुम्ही शिक्षण कुठे घेतले याच्यावरती नसतो, तो कडवटपणा तुमच्या आतमध्ये असावा लागतो। म्हणजे बाळासाहेब इंग्रजी मीडियम मध्ये शिकले, इंग्रजी वर्तमानपत्रामध्ये व्यंगचित्र काढायचे, पण मराठीचा अभिमान याच्या बाबतीत कधी तडजोड नाही केली। म्हणे एक भाषा म्हणे सगळ्यांनाच बांधून ठेवते, कुठची एक भाषा? आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पुरी में बहुदा यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब। भगवान जगन्नाथ की बहुदा यात्रा वो दिन जब भगवान बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ गुड़ीचा मंदिर से अपने मूल निवास श्री मंदिर की ओर लौटते हैं। 3 भव्य रथ, तलध्वज, दर्पण दल और निंद घोष सजे धजे श्रद्धालुओं के भक्ति भाव से गूंज शहर की सड़कों पर खींचे जा रहे हैं। करीब 2 किलोमीटर की इस यात्रा में हर पड़ाव पर गूंज रही है हरि बोले और जय जगन्नाथ की जयकार। श्रद्धालु घंटों से रथ खींचने के लिए उमड़ पड़े हुए हैं
हर कोई इस दिव्य क्षण का साक्षी बनना चाहता है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल के किसानों की चिंता नीति है पर जमीन पर अमल नहीं। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों ने केंद्र सरकार द्वारा आयाती सेबों पर न्यूनतम आयात मूल्य को 50 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किए जाने के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन इस फैसले के व्यवहारिक क्रियान्वयन को लेकर उन्होंने गंभीर चिंताएं भी जताई है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने कहा, अगर ये कदम वास्तव में लिया गया है तो ये निश्चित रूप से सकारात्मक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये निर्णय जमीनी स्तर पर लागू भी होगा। जानना चाहेंगे, जो सेब पे MIP की रेट की बात की जा रही है, इसको 80 रुपए कर दिया गया है, तो क्या बागवान खुश है इस चीज? देखिए, ऐसा है कि MIP बढ़ाना 80 रुपए करना एक स्वागत योग्य कदम है भारत सरकार का। अभी तो हमें नोटिफिकेशन नहीं मिली है, और अगर ये ऐसा कदम उठाया गया है तो स्वागत योग्य है, लेकिन बड़ी बात है कि क्या उसको जमीन पे उतारा जाएगा। 2023-24 में भी जो है MIP 50 रुपए किया गया भारत सरकार के द्वारा। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो ईरान का सेब, अगर आप 23-24 का आंकड़ा देखेंगे, 23-24 में जो है ईरान का सेब 41 रुपए यहां पे लैंड किया भारत में, भारत सरकार का आंकड़ा है। 58 रुपए जो है टर्की का सेब लैंड किया। तो अगर MIP जो है मिनिमम इंपोर्ट प्राइस पर केजी 50 रुपए उस वक्त जो इंप्लीमेंट होता जमीनी स्तर पे, तब जो है 85 या 90 रुपए सेब जो है भारत में लैंड करता। और आज भी वही बात है हमारी कहने की कि संयुक्त किसान मंच हिमाचल प्रदेश, हम भारत सरकार से ये बात कहते हैं कि आप इसको जमीनी स्तर पे उतारे। 2023-24 की तरह का जो आदेश हुआ है उसकी तरह ना हो, और अधिकारियों को, भारत सरकार के अधिकारियों को इसको जमीनी स्तर पे उतारना जो है सुनिश्चित करना पड़ेगा, तब जाके इसका फायदा होगा। एक नंबर 2, जो अभी 9 तारीख को
ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो जो है उसको हम सारी जो उसमें एग्रीकल्चर इनपुट्स है, एग्रीकल्चर जितने हमारे उत्पाद है भारत के, उसके ऊपर जो है आयात शुल्क जो है उसको शून्य करने की बात हो रही है। और कई दिनों से ये चर्चा है। ट्रंप साहब अपनी बात कह रहे हैं, कई बार वो जो है अपनी बात कह चुके हैं, वक्तव्य दे चुके हैं। और भारत सरकार में नीति आयोग ने भी जो है, नीति आयोग ने जो उनका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है उनकी हर साल की, या उनके वर्किंग जो पेपर होता है, उस पे भारत सरकार से आग्रह किया कि सेब, अखरोट, जो आपका ये सोयाबीन है या व्हाइट चने जिसको छोले भी कहते हैं, उसके ऊपर जो है आयात शुल्क जो है बिल्कुल मिनिममाइज किया जाए, यानी कम से कम किया जाए। तो क्या हम हमारे लिए जो है हमारा सेक्रीफाइस किया जा रहा है ट्रंप के सामने कृषि उत्पादों का? और बड़ी बात यह है कि अगर वो आयात शुल्क शून्य कर दिया जाए तो जो हमारा MIP मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है जो 80 रुपए है, उसका फायदा हमें नहीं मिलेगा। अगर उसका फायदा तब मिलेगा अगर 50% आयात शुल्क रहे और साथ में 80 रुपए पर केजी जो है MIP रहे, जमीनी स्तर पे उसको उतारा जाए, तब जाके 135-40 रुपए सेब जो है भारत में लैंड करेगा। ये बड़ी बात है। और साथ में बड़ी बात कि ये कहीं कवर अप करने के लिए तो नहीं है। जो अभी हमारे अधिकारी भारत सरकार के USA में जो नेगोशिएशंस कर रहे हैं, तो क्या ये जो 80 रुपए किया गया है MIP, कहीं ये कवर अप के लिए तो नहीं है? और आयात शुल्क जो है वो 9 तारीख को जो है वॉशिंगटन एप्पल पे जो है उसको शून्य कर दिया जाए, जो बात चल रही है अभी तक। ट्रंप साहब कह चुके हैं, नीति आयोग अपने वर्किंग पेपर पे कह चुके हैं। तो हमारा कहना यह है कि जो अभी 80 रुपए किया है इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसके एवज में आयात शुल्क जो है बिल्कुल भी नहीं घटाना चाहिए। बहुत सारी जितनी भी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम पिछले कई सालों से जो है MIP की 100% की बात 100 रुपए की बात करते आ रहे हैं। चलिए 80 तो किया, वो भी स्वागत योग्य है, लेकिन जमीनी स्तर पे उतारना जरूरी है। 44 देशों से जो सेब आता है उसमें मैंने आपको एग्जांपल ईरान के सेब का, टर्की के सेब का दे दिया, तो कहीं वो 23-24 का जो आदेश था 23 का, उसकी तरह तो नहीं होगा, मेरा ये कहना है। तो कितनी आर्थिकी है हिमाचल प्रदेश में से? देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिकी है वो लगभग 4,000 करोड़ से 6,000 करोड़ के बीच मानी जाती है, क्योंकि उसका आंकलन फसल के हिसाब से, मूल्य के हिसाब से किया जाता है। तो उसका हम टेंटेटिव जैसा जो मानते हैं वो 5,000 करोड़ की आर्थिकी मानते हैं। और जो बाहर से सेब यहाँ आयात होता है 44 देशों से, उसका लगभग आधा सेब यहाँ की प्रोडक्शन का जो है वो आयात होता है। और सीधा 3 जो राज्य है, हिमाचल है, कश्मीर है, उत्तराखंड है, इसके सेब बागवानों को फर्क पड़ता है। और लगभग हमारा जो 20 लाख मीट्रिक टन का उत्पाद भारत में है, चाहे वो कश्मीर का है, हिमाचल का है। हिमाचल का तो 6 लाख से 8 लाख मीट्रिक टन है, लेकिन कश्मीर का हमारे से 2.5 गुना ज्यादा है, उत्तराखंड का अभी काफी कम है। तो तीनों राज्यों की लगभग हमारी 15 लाख फैमिलीज जो है उससे इफेक्टिव होती है। और साथ में जो है जो वॉशिंगटन एप्पल अगर यहाँ पे जो आता है, उसमें जो हमारा प्रीमियम सेब है, यानी किन्नौर का है, हिमाचल के हाइट्स का है, शिमला जिला का है, कुल्लू का, चंबा का हाइट्स का सेब है, वो मंडी का हाइट का है, वो सीधा इंपैक्ट होता है। और हमारा कहना है कि भारत सरकार से कि हमारा आयात शुल्क जो 100% की हम बात करते हैं उसको किया जाए। चलो हम मानते हैं कि भाई WTO के नॉर्म्स के हिसाब से जो है 50% से ऊपर नहीं जा सकता। तो जो आपका जैसे कि 2018 में जब अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर आयात शुल्क जो है लगाया था, तो हमारे 29 उत्पाद पे भारत सरकार ने लगाया था। उस वक्त भी जो है ट्रंप वहां पे जो है प्रेसिडेंट थे, भारत में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो क्यों नहीं उस तरह की आज भी इच्छा शक्ति जो है मोदी जी दिखाते हैं, और हम सेब बागवानों को क्यों नहीं बचाते? अगर ये आयात शुल्क 0 कर दिया जाए तो हमें MIP का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है ये कभी भी हटाए जा सकते हैं, इसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका सीधा नुकसान होगा। और हमारे लिए अगर आयात शुल्क 0 कर दिया जाता है, आज एक देश का आयात शुल्क घटाया जाता है वॉशिंगटन का, तो कल को 43 देश भी जो है वो आयात शुल्क घटाने के लिए बात करेंगे। और हम किसानों बागवानों के लिए एक हिसाब से डेथ वारंट जैसा ये होगा भारत सरकार का, हमारा ये कहना है। इस बार कैसी है फसल? और हम देखें मानसून ब्रीज पे हिमाचल प्रदेश में काफी जोरों से आ रखा है, तो क्या बागवान भी चिंतित है इस चीज से? देखिए, फसल जो है वो दरमियाना है, जैसे पिछले साल थी। यानी पिछले साल जो है जो सरकारी आंकड़ा है 2 करोड़ 9 लाख बॉक्सेस का था। इस बार भी 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ बॉक्सेस के आसपास जो फसल होने की उम्मीद है। लेकिन अभी बागवानों को जो ये अभी मौसम ने जो ये अभी रुख दिखाया है हिमाचल प्रदेश में, खासकर मंडी जिले में, करसोग वाले क्षेत्र में, जहां अभी सीजन चलने की
शुरुआत हो रही है। टाइडमैन आना शुरू हो गया, अन्य सेब भी आने शुरू हो गए। कुल्लू में बड़ी जो ये दिक्कतें हो रही है, लगभग 450 के करीब सड़कें हमारी बंद है। उसने निश्चित रूप से किसानों बागवानों के माथे पे चिंता जो है वो चिंता की लकीरें पैदा कर दी है और हमें जो है बहुत ही डर सता रहा है कि हमारी फसल जो है कैसे मंडियों तक पहुंचेगी। भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, क्योंकि जैसे पिछली बार त्रासदी हुई और अभी आने वाले समय में जो हमारी बरसात है वो लंबा दौर है, उसके लिए सरकार को युद्ध स्तर पे अपनी तैयारियां कर देनी चाहिए। हम पहले भी इसकी मांग जो है सचिवालय की बैठक में और जिलाधीशों की बैठक में कर चुके हैं और बागवानों को बड़ी चिंता है कि हमारा सेब मंडियों तक कैसे पहुंचेगा। आपके माध्यम से हम सरकार से ये भी आग्रह करते कि इसमें जो है युद्ध स्तर पे जो है इसकी तैयारियां की जाए ताकि बागवान का एक भी सेब जो है वो वहां पे ना खराब हो, वहां पे ना सड़े। ये हमारा कहना है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बचाव क्यों कर रही है सत्ता पक्ष? राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल बोले। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर यादव को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि सत्ता पक्ष खुद न्यायमूर्ति शेखर यादव का बचाव कर रहा है, कह रहा है कि ये दुर्व्यवहार है। उन्हें इस तरह के बयान देने का क्या अधिकार है? उन्होंने ये भी कहा कि न्यायमूर्ति खुद अपने बयान को स्वीकार कर चुके हैं, तो फिर जांच की जरूरत ही क्यों है? दस्तखत है हमारे पास, वो मैच नहीं करते। यही दो बातें हो सकती है ना, तीसरी बात तो कोई नहीं हो सकती। ये दोनों बातों की कोई जानकारी नहीं है। और ताज्जुब की यह बात यह है कि ये खुद शेखर यादव को डिफेंड कर रहे हैं, उन पे बयान दिए जा रहे हैं। ये कि मिसबिहेवियर नहीं है। अरे इनका क्या हक है बयान देने का? एक बार मोशन एडमिट हो जाए तब इंक्वायरी बैठेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, और इसमें तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं क्योंकि बयान तो वो खुद मानते हैं। तो क्या हो रहा है? एक जज को बताने के लिए हो रहा है ना सब कुछ, क्योंकि वो अगली 2026 में रिटायर हो रहे हैं, तो इसको प्रोलॉन्ग किया जाए ताकि वो रिटायर हो जाए। और साथ में ये भाषण दे रहे हैं कि इसमें तो कोई बात ऐसी है ही नहीं। सरकार के लोग। और जहां तक यशवंत वर्मा का सवाल है, वहां ये कह रहे हैं कि हम पहले दिन ही मोशन करेंगे और 3 महीने के इसको खत्म करेंगे। ये दो मापदंड क्यों? क्योंकि जो जज साहब हैं शेखर यादव साहब, उन्होंने ऐसा बयान दिए हैं जिनसे ये हो सकता है सहमत भी हो। जैसे कलकत्ता में एक जज साहब को इन्होंने बीजेपी में ले लिया तुरंत और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। एक और जज साहब ने कहा कि मैं तो इनके पक्ष में था। तो ये बचाव की राजनीति हो रही है ताकि जजेस इंक्वायरी कमेटी के अंतर्गत कोई गठन नहीं हो कमेटी का। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपसे करना चाहता हूं, जो बहुत ही सीरियस है, तो वो है कि आपको बता दूं मैं कि अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर 50 मेंबर राज्यसभा के और या 100 मेंबर लोकसभा के कोई मोशन ऐसी साइन करें और वो प्रेजेंट करें, या चाहे लोकसभा सेक्रेटेरिएट को या राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को, तो उस मोशन के अंतर्गत एक जजेस इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है। लेकिन जजेस इंक्वायरी कमेटी बैठाने का जो हक है वो पार्लियामेंट को है कानून बनाने के बाद। आर्टिकल 124(5) कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ regulate the procedure for the presentation of an address and for the investigation
and proof of the misbehavior or incapacity of a judge. क्या मतलब हुआ कि पार्लियामेंट एक कानून बना सकती है और कानून के अंतर्गत किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद निर्णय दिया जाएगा कि ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, फिर जज को रिमूव किया जाएगा। लेकिन उसकी दो कंडीशन है कि पार्लियामेंट में लोकसभा भी बैठेगी, राज्यसभा भी बैठेगी, एक ही सेशन में होगा और बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। और बहुमत द्वारा ही नहीं, लेकिन 2/3 जो वहां मेंबरान बैठे हैं, जब तक 2/3 मोशन के पक्ष में जो वहां बैठे हैं मोशन के पक्ष में वोट नहीं करेंगे, तब तक जज को रिमूव नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। ये संविधान का प्रावधान है। अब जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो जजेस इंक्वायरी कमेटी के अंतर्गत होगी। तो पार्लियामेंट में एक जजेस इंक्वायरी एक्ट का गठन किया, ठीक है ना, और उसके मुताबिक होगी। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कोई और तरीका तो है नहीं ना, इन्वेस्टिगेशन तो उसके मुताबिक होगी। और कॉन्स्टिट्यूशन कोई इन हाउस प्रोसीजर को रिकॉग्नाइज नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या होगी? पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाएगा, कानून बन गया तो वो इन्वेस्टिगेशन तो वही कमेटी करेगी ना, और तो कोई इन्वेस्टिगेशन का कॉन्स्टिट्यूशन मानता नहीं है। तो ये इन हाउस प्रोसीजर रिपोर्ट की क्या बात कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां इन्वेस्टिगेशन होगी और आपके सारे पत्रकार लोग, सारे मीडिया इन हाउस प्रोसीजर को लेकर ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे कि जज दोषी है, यशवंत वर्मा दोषी है, जिसकी कोई संवैधानिक औपचारिकता है ही नहीं, जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। ये क्या हो रहा है आपके मीडिया में? किस रिपोर्ट के आप, किस आधार पे आप जज को दोषी ठहरा रहे हो? और जज खुद कहते हैं इन हाउस को कि हमने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मराठी भाषा के मुद्दे पर एकजुट हुई ठाकरे परिवार की दोनों धाराएं मराठी अस्मिता और भाषा नीति को लेकर आयोजित शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की संयुक्त विजय रैली में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। पहली बार उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे एक ही मंच पर साथ नजर आए। ये रैली महाराष्ट्र सरकार द्वारा हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने के आदेशों को रद्द किए जाने के बाद आयोजित की गई थी। मंच पर दोनों दलों के शीर्ष नेता मौजूद थे और ये संदेश दे रहे थे कि अब ठाकरे परिवार की अगली पीढ़ी भी मराठी पहचान के मुद्दे पर एकजुट होती दिख रही है। मला वाटतं ह्यापेक्षा म्हणजे आपण तर आता मी मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे आवाज कुणाचा? आवाज मराठीचा, आवाज मराठीचा, आवाज कुणाचा? धन्यवाद. आणि आता मी विनंती करतो की राष्ट्रगीताची धून आपण लावूया आणि आपण हा कार्यक्रम संपल्याचं जाहीर करूया. राष्ट्रगीतासाठी सगळ्या जणांनी शिस्तीत उभं राहावं ही नम्र विनंती. राष्ट्रगीत सुरू करत आहोत. ची सुरुवात आहे. मी निमंत्रकांतर्फे आपल्या सर्वांचे आभार मानतो. सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींचे, नेत्यांचे, सगळ्यांचे आभार मानतो निमंत्रकांच्या वतीने.
मराठी भाषेसाठी आणि मराठी माणसासाठी असेच उत्सवी दिवस येत राहोत आणि महाराष्ट्राची नेहमीच प्रगती होवो अशी सदिच्छा व्यक्त करून आणि आयोजकांचे आणि उपस्थित सर्व मराठी जनांचे आभार मानून मी मगाशी सुरुवातीला जो म्हणालो हा एक महत्वाचा ऐतिहासिक क्षण आहे. या ऐतिहासिक क्षणाचे आपण सगळे साक्षीदार आहोत. आणि माननीय आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे इकडे त्यांनी कृपया मंचावरती यावं आणि तेजस ठाकरे यांनी यावं. आदित्यजी आणि अमितजी ठाकरे. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रिया सुले ने हिंजवड़ी बुनियादी ढांचे पर सीएम की आलोचना की, समाधान के लिए समय सीमा दी। बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हिंजवाड़ी मान और मांजूरी के आईडी हब क्षेत्रों में लगातार बुनियादी ढांचों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक निश्चित बैठक नहीं होने पर निराशा व्यक्त की है। खराब सड़कें, यातायात की भीड़ और जल प्रभाव जैसी समस्या ईंधन क्षेत्रों में हजारों आईटी पेशेवर और निवासियों को प्रभावित करती रहती है। सुले ने कहा, मैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांग रही हूं, लेकिन मुझे अभी तक उचित समय नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने उन रिपोर्टों को भी स्वीकार किया है कि इन मुद्दों पर कल एक बैठक निर्धारित की जा सकती है और उन्हें इस पहल के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। निर्णय घेतलेला आहे आज की महिन्यातून 2 वेळा मी स्वतः हिंजवडीला येणार, महिन्यातून 2 वेळा मी स्वतः या सगळ्याचा रिव्ह्यू घेणार। मी माननीय आमदारांनाही केलेला आहे कॉन्टॅक्ट, पण आमदार ह्याला आहेत अधिवेशनामध्ये। माझा एवढीच विनंती आहे की सरकार असू दे, आम्ही लोकप्रतिनिधी असू दे, आम्ही सगळ्यांनी एकत्र मिळून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे। हा काही राजकीय पक्ष विषय नाही, त्यामुळे जितके आम्ही एकत्र ताकदीने एकत्रपणे राहू सगळेच, म्हणजे सरकार पण, आमदार पण, मी स्वतः, आम्ही सगळ्यांनी एकत्र एक टीम म्हणून हा मार्ग काढला पाहिजे। त्याच्यामुळे मी स्थानिक आमदारांनाही कॉन्टॅक्ट केलं होतं, पण ते असेंब्लीमध्ये असल्यामुळे त्यांना आज येता आलं नाही। पण मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना आजही परत पत्र लिहिणार आहे, आधी अनेक वेळा लिहिलेलं आहे की आमची सगळ्या मान असेल, हिंजवडी असेल, या सगळ्या लोकांचं म्हणणं आहे की ह्याला एक कॉम्पिटंट अथॉरिटी हेड असलं पाहिजे, इंडिपेंडंट। इथे करोडो रुपयांचा इथून बिझनेस होतो, इंटरनॅशनल होतो। तुम्हाला आठवत असेल एक 5-7 वर्षापर्यंत हिंजवडी आणि हा संपूर्ण भाग अतिशय सुंदर होता, स्वच्छ होता, अतिशय ऑर्गनाइज्ड होता। पण गेल्या 5-7 वर्षामध्ये अनेक कामही निघाली आहेत, नवीन प्रचंड कन्स्ट्रक्शन झालंय, काही कन्स्ट्रक्शन नाल्यांवर झालेलं आहे, त्याच्यामुळे प्रचंड विस्कळीतपणा इथे आलाय। आणि आम्ही सातत्याने गेले 2-3 वर्ष महाराष्ट्राच्या सरकारला विनंती करतोय की इथली कॉम्पिटंट अथॉरिटी ठेवा, ज्याच्यातून हे प्रश्न सोडतील। नाले साफ करणं अतिशय तातडीने करणं गरजेचं आहे आणि ट्रॅफिकचं जे कोऑर्डिनेशन होतं ते खूप वेळा चुकीच्या पद्धतीने होतं किंवा जे सुझाव येतात त्याच्यामुळे आणखीन ट्रॅफिक जॅम होतं। त्याच्यामुळे ट्रॅफिक असेल, नॅशनल हायवे बाहेरही माझं बोलणं झालं, आता नॅशनल हायवेनी लँड ॲक्विजिशन काही पीसीएमसी कडून पेंडिंग राहिले, ते 80% दिलेलं आहे, 20% झाल्यावर तीही कामं सुरू होतील। त्यामुळे सगळ्या ज्या अथॉरिटीज आहेत, म्हणजे कलेक्टर, MIDC, PCMC, नॅशनल हायवे आणि PMRDA, या सगळ्यांशी माझं आज सकाळी बोलणं झालंय। सगळ्यांच्यावर कोऑर्डिनेशन आमचं रेग्युलर चालू आहे। आमची एवढीच विनंती आहे की महाराष्ट्राच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या सगळ्याची एक जम्बो मीटिंग घ्यावी आणि ह्याच्यातून मार्ग काढावा। त्या मीटिंगला आम्हाला बोलवलं तर आम्ही आनंदाने जाऊ, कारण आम्ही मदत करायला इथे बसलेलो। त्याच्यामुळे आमदार, खासदार, स्थानिक जे कोणी लोकप्रतिनिधी असतील, NGOs असतील, त्या सगळ्यांची एक जम्बो मीटिंग माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावी। मी वेळही मागितली आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांना याच्यासाठी। मला त्याचं उत्तर माझ्याकडे नाही। माननीय मुख्यमंत्री महिन्याला येतात, आठवड्याला येतात आता पुण्याला,
त्यांना विचारा आपण. माझी विनम्र विनंती आहे महाराष्ट्राच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांना. मी स्वतः त्यांना वेळ मागितलेली आहे, कारण का PMRDA हे त्यांच्याकडनं. माझं आज सकाळी उदय म्हणजे मागच्या आठवड्यातही झालं, आजही झालं. माननीय उदय सामंतांनी त्यांची सगळी टीमही इथे पाठवली होती. मी त्यांचे जाहीर आभार मानते. आणि पुढच्या आठवड्यात 8 तारखेला उदय सामंतांची वेळ आम्ही घेतली. इथले सगळे विषय घेऊन आम्ही इंडस्ट्री मिनिस्टरकडे जाणार आहोत. नाही, पालकमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, इंडस्ट्री मिनिस्टर आणि सगळ्या कॉम्पिटंट अथॉरिटीज, PMRDA, कलेक्टर, नॅशनल हायवे आणि कोण राहिलं, MIDC, सगळ्यांना कॉन्टॅक्ट झाल्यात, मीटिंग झाल्यात, पत्रव्यवहार झाले, सगळं झालेलं. पाहणी केली, त्याच्यातून असं आढळलं की 16 ठिकाणी नालेली आहेत, ते बुजवण्यात आलेले आहेत. त्याच्यामध्ये काही मोठ्या बिल्डरांचा पण समावेश आहे. 30 तारखेपर्यंत नोटीसला उत्तर नाही दिलं, काही कारवाई नाही केली तर गुन्हे दाखल करू. नाही, आम्ही तर हे किती दिवस सांगतोय नाल्यांचा इशू. आम्ही वारंवार हे सांगतोय. आणि मी पुढच्या आता आज 4 तारीख आहे, आम्ही त्यांना 2-3 आठवड्याचा कालावधी दिला आहे सगळं करायला. 26 तारखेला मी स्वतः परत येणार आहे. इधर PMRDA आणि सगळ्यांचे सत्कार करू आभार मानून की चांगलं काम केलं म्हणून, नाहीतर आम्हाला आंदोलनाशिवाय दुसरा काही मार्गच राहणार नाही. कारण का आम्ही सगळे प्रयत्न खूप विनम्र म्हणजे हात जोडून माननीय मुख्यमंत्र्यांना वेळ मागितली, पत्र लिहिलेलं आहे, फॉलोअप केलेले आहे, सगळं केलेलं आहे. भाई हम 9 घंटे काम करते हैं. सूर्य हॉस्पिटलचा रोड नाही, कंटिन्युअसली नाले सफाई, रस्ते, मेट्रोचा राडा-रोडा होतोय तो. मी तर एवढंही सजेस्ट केलं की शाळांचे टायमिंग पुढे मागे करता येईल का, 15 मिनिटं 20 मिनिटं, तो एक लोड करतो. वी आर इन सोल्युशन मोड. आम्ही सरकारला असिस्ट करण्यासाठी आलोय. आम्ही काही हा विरोधाचा विषयच नाहीये. झालं, ऑलरेडी बोलणं झालं, आज सकाळीच झालं. तावडेची डिटेल बोलणं झालं. लँड अक्विजिशनचा PCMC मध्ये तो इश्यू येतो. 80% लँड अक्वायर झालेलं आहे. ते जे 20% राहिले, वर्क ऑर्डर निघाली आहे, ते म्हणले नारळ फोडायचं राहिलंय, पण ते म्हणले हे पावसाचे 2-3 महिने संपले, 1 वर्षाच्या आत सगळे रस्ते कमी, असं कमिटमेंट केलं. तो पण ती मागणी केलेली आहे मी ऑलरेडी, त्याची पत्रही दिलेली आहेत. ते डिझाईनमध्ये चेकिंग, टेक्निकल चेकिंगसाठी गेलेलं. माझं म्हणणं आहे कुठलीही कॉम्पिटंट अथॉरिटी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी करावी. त्यांना जी कॉम्पिटंट वाटे. आम्ही सोल्युशन मोडमध्ये आहोत. मग इधर तुम्ही PCMC मध्ये घ्या त्यांना, तुम्ही स्वतःची मान हिंजवडीची एक करा. म्हणजे माननीय मुख्यमंत्र्यांना जे संयुक्तिक वाटेल तो त्यांनी निर्णय घ्यावा. आम्हाला सर्व्हिसेसमध्ये इंटरेस्ट आहे. आमच्या लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे. मग असं पोट भरलं का असं पोट भरलं, पोट भरल्याची कारण आमच्या लोकांचं. कॉम्पिटंट अथॉरिटी सरकार, मायपाक सरकार आहे ना. सरकारचं काम काय मग? व्हॉट इज गव्हर्नमेंट फॉर? गव्हर्नमेंट इज फॉर ऍडमिनिस्ट्रेशन. जे लोक हो, पण हा प्रश्न मला नाही ना, हा सरकारला विचारायला पाहिजे. सरकारमध्ये आहात, सत्ता कशासाठी असते? तुमच्या आयुष्यात एक चांगला बदल घडवण्यासाठी. तर हु इज द कॉम्पिटन्स? आत्ता सरकारमध्ये कोण आहे? त्यांनी करायला पाहिजे नाही. आणि आमची त्यांना मदत करायची तयारी आहे आमची. जरी मी विरोधी पक्षात असले तरी हा काही पॉलिटिकल इश्यू नाही ना. मी तर त्यांना म्हणत नाहीये की हा रस्ता इथे घेऊ नका, हा रस्ता, असं काहीच आम्ही म्हणत नाहीये. आम्ही म्हणतोय की तुम्ही आम्ही तुमच्याकडे फॉलोअप करतोय सरकार म्हणून. आमचे नाले साफ करून द्या, आमच्या रस्त्याचे खड्डे बुजवा. आम्ही सोल्युशन करायला तयार आहे की शाळेमध्ये जाऊन आम्ही विनंती करू, बाबा 15 मिनिटं पुढे मागे करता येईल का. म्हणजे आमची सगळी सहकार्याचीच भूमिका राहिलेली आहे. आणि सगळ्या अधिकाऱ्यांकडे फॉलोअप, माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे फॉलोअप, इंडस्ट्रीकडे, सगळ्यांकडेच फॉलोअप आहे. दुर्दैवाने हे मला बोलावं लागतंय. तरी माझ्या कानावर उडत असं आलंय की माननीय मुख्यमंत्री उद्या मीटिंग घेत आहेत. मी त्याचं स्वागत करते. आम्हाला बोलवलं, आम्ही स्थानिक आमदार, खासदार. माझी विनंती आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांना की जर आम्ही कधीच या विषयात राजकारण आणलेलं नाही आजपर्यंत आणि आणणारही नाही. याचं कारण असं, दिस इज अ डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट. तुम्हाला आठवत असेल की आपल्या महाराष्ट्राची शान होती. मला या वास्तूचं, या प्रोजेक्टचं उद्घाटन झालेलं मी 19 आहे ना इथे 15-16 वर्ष.
पहिली 5-10 वर्ष खूप सुखात गेली आमची इथे आलं की असे मोठे रस्ते, सुंदर झाडं, हेच आपण सगळ्यांनी, तुम्ही पण पाहिलंय, तुम्ही वयाने जरी लहान असला तरी तुम्हाला आठवत असेल. पण गेल्या 5-1 वर्षात इतका हा प्रॉब्लेम झालेला इथे आणि त्याचा आम्ही वारंवार फॉलोअप घेतो. अँड डेटा स्पीक्स लाउडर दॅन वर्ड्स. मी काय सरकारवर टीका करण्यासाठी, आय वॉन्ट अ सोल्युशन. मी काय म्हणत नाही, आम्ही आता फेजेसमध्ये काम करायचं ठरवलंय की नाले सफाई, त्यांचं म्हणणं निघालेलं आहे कॉन्ट्रॅक्ट, काय द्यायचंय त्यांचं. त्याच्यानंतर त्यांचं म्हणणं आहे राडा रोडा आम्ही रस्ते साफ करून घेऊ, टाटा आणि PMRDA म्हणून, आणि आम्ही सगळं जे एन्क्रोचमेंट आहे ते काढून देऊ. तर आम्ही त्यांना म्हणले तुम्ही 3 आठवडे घ्या, 26 तारखेला आम्ही परत येतो. जर हे सगळं झालेलं असेल तर तुमच्या समोर ऑन कॅमेरा त्याच अधिकाऱ्यांचा आम्ही सत्कार करू. कारण का अच्छे को अच्छा बोलण्याचे, जर त्यांनी काम केलं तर आपण कौतुकी केलं पाहिजे त्यांचं. त्याच्याच आपण का निगेटिव्ह विचार करायचा, आपण विचार करूया ना 26 पर्यंत ते करतील. नाही केलं तर मग दुसरा मार्ग काही राहणार नाही. माझी अजिबात इच्छा नाहीये करायची. माझी इच्छा आहे की गुणागोविंदानी व्हावं. नाही, क्राईम वाढलाय महाराष्ट्रात हा केंद्र सरकारचा डेटा सांगतो. तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने मी जी स्टँडिंग कमिटी आहे केंद्र सरकारची, त्याच्या होम कमिटीवरच मी आहे. योगायोगाने कालच त्याची 2 दिवस मीटिंग दिल्लीला होती आणि त्याच्यात हे जे सायबर क्राईम्स होतात ह्याच्यावर सविस्तर आमची 2 दिवस चर्चा झालेली आणि अतिशय चांगली चर्चा झाली. पण ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये जो क्राईम वाढतोय ह्याची नोंद केंद्र सरकारचा डेटाच सांगतो, जो डायरेक्टली आम्हाला स्टँडिंग कमिटीतून मिळतो आणि तो केंद्र सरकारचा डेटा आहे, माझा डेटा नाही. म्हणजे विरोधक म्हणून मी काहीतरी डेटा क्रिएट केला असं नाही. केंद्र सरकारचा डेटा सांगतो की महाराष्ट्रात क्राईम वाढलेला आहे आणि पुण्यात तर नक्कीच वाढलेला आहे. ती एक रिक्वेस्ट आलेली आहे. तर तीही म्हणजे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मला 5च मिनिटं वेळ दिला ना तर मी हे सगळं सांगेन. मी इतकी विनंती करते माननीय मुख्यमंत्र्यांना वेळ द्यायची. मी पत्रही दिलंय, रिक्वेस्टही टाकलेलं आहे. आणि ह्याच्यातून दिस इज अ सोशल वर्क. हे काय राजकीय विषय नाही किंवा इलेक्शनचा विषय नाही. सगळ्यात राजकारण कशाला आणायचं? काही गोष्टी अबव बोर्ड केल्या पाहिजेत ना पॉलिटिकली. ते मला माहिती नाही. मी अपॉइंटमेंट मागते ऑन रेकॉर्ड. बँगलोरमध्ये खासदारांनी असं लेटर दिलेलं आहे कंपन्यांना आणि पीसी मोहन मगाशी मी पीसी मोहनचे माझे अतिशय कौटुंबिक संबंध आहेत. मी पीसी मोहनांकडून पत्र मागवते, तो ड्राफ्ट मागवते आणि तो पाठवून देते. आता ठरलं ना पत्र द्यायचं. नाही, आज करिश्मा नसतो, ही सेवा आहे. ठाकरे फॅमिलीचं योगदान, बाळासाहेब आणि त्यांची कुटुंब, आणि बाळासाहेबांचं कुटुंब म्हणजे फक्त ज्यांचं ठाकरे आडनाव नाही, शिवसेनेतला प्रत्येक कार्यकर्ता हा ठाकरेच आहे. कारण का त्या सगळ्यांनी प्रेमाने, विश्वासाने संघटना शून्यातून उभी केलेली आहे. आणि आज त्यांच्या कुटुंबातले 2 लोक येत असतील एकत्र तर मी अर्थातच त्याचं मनापासून स्वागत करीन आणि पहिल्या दिवसापासून करते. काहीतरी गोष्टी, कधीतरी हिसाब किताब, कुछ तो चीजें दिल से करनी चाहिए यार. हा माणूस की आहे का नाही काय? मी तुम्हाला सांगू, यश आणि अपयश हे प्रत्येकाच्या आयुष्यात येतं. म्हणून बाळासाहेबांचं योगदान हे महाराष्ट्राचा इतिहास आणि देशाचा इतिहास जेव्हा जेव्हा लिहिला जाईल तो कुठलीही ताकद त्याला संपू शकत नाही. असं कोणीच कोणाला संपू शकत नाही. म्हणजे आमचाही भ्रम असा असेल की मी तुम्हाला संपवीन, तुम्ही असं नसतो आयुष्यात. प्रत्येकाचं योगदान असतं आणि त्या योगदानाचा मान सन्मान झालाच पाहिजे. ह्यालाच सशक्त लोकशाही म्हणतात. मुळात ज्या एका मुद्द्यावर दोन्ही ठाकरे एकत्र येतात तो मराठीचा मुद्दा आहे. आता राष्ट्रवादीची तीच भूमिका होती, म्हणजे दोन्ही राष्ट्रवादी, दोन्हीच्या नाही, मी आमच्या सांगू शकते, त्यांचं मी कसं सांगणार. दादांनी स्पष्टच केलं होतं की पहिलीपासून इंग्लिश शिकवायची गरज नाही, त्यामुळे तो मुद्दा समविचारी दिसतो. तो त्यांच्या सरकारने घेतलेला अयोग्य निर्णय होता असं मला वाटतं. तो आता योग्य झालाय, त्याचं मी स्वागत करते. एकत्र येत आहे त्याचं तुम्ही स्वागत करताय, पण पॉलिटिकली राज्याच्या राजकारणावर त्याचा कितपत परिणाम होईल असं तुम्हाला वाटतं? मी तुम्हाला सांगू काय, राज्याचं प्रत्येक गोष्ट फक्त राजकारणात बघायची नसते. राजकारण हे काय फक्त सत्ता, लाल दिवा याच्यासाठी नसते. सत्ता ही तुमच्या आयुष्यात एक चांगला बदल घडवण्यासाठी असते. त्याला एक काहीतरी आपला गोल असतो, त्याला काहीतरी असतं ना, असं थोडी असतं. पुण्यात काल दिवसात
महिलेवर जे आहे ते अत्याचार झाले त्यानंतर महिलांची सुरक्षेवर कुठेतरी पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं. तो आहेच ना, क्राईमचा इश्यू आणि डेटा केंद्र सरकारचा डेटाच दाखवतो ना की महाराष्ट्रात क्राईम वाढलेला आहे. कोण जबाबदार? सरकार, जे सरकार असतं त्याला या जबाबदाऱ्या सिलेक्टिव्हली होऊ शकत नाही ना. सरकारच जबाबदार आहे आणि काही नैतिकता आहे का नाही. मला असं वाटतं की जो सगळ्यांचं जे एक मत असेल तो निर्णय आपण घ्यावा. जो लोकप्रतिनिधी, मी लोकांची प्रतिनिधी आहे त्याच्यामुळे लोक म्हणतील तो निर्णय असला पाहिजे. त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे, जर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मला वेळ दिली, जी मी मागते वारंवार त्यांच्याकडे, खूप विनम्रपणे वागते की बाबा तुम्ही आम्हाला वेळ द्या, म्हणजे आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत. मी पक्षाचा विषयच नाहीये, हा राजकारणाचा विषय नाही, हा एक सामाजिक महत्वाचा प्रश्न ज्याचे इंटरनॅशनल रेपरकशन्स आहेत. हिंजवडीची ओळख फक्त महाराष्ट्र आणि देशापुरतं नाही, इंटरनॅशनली आहे. त्याच्यामुळे ह्याच्यात लक्ष घालणं अतिशय महत्वाचं आहे. म्हणून मी विनम्रपणे माननीय मुख्यमंत्र्यांना वेळ मागते की हिंजवडीच्या इश्यूमध्ये तुम्ही आम्हाला 5 मिनिटं द्या, दोन्ही बाजू ऐकून घ्या. तुम्ही माननीय मुख्यमंत्री आहात, तुम्ही योग्य तो अभ्यास करा आणि योग्य तो निर्णय घ्या आणि आम्हाला या प्रश्नातून मुक्त करा. प्रश्न सोल्युशन मोडमध्ये आहोत आम्ही. ज्याच्यातून माझं म्हणणं आहे की ज्याच्यातून हे प्रश्न लवकर सुटतील तो योग्य तो निर्णय सरकारने घ्यावा. यांची सगळ्यांची इच्छा आहे की एक स्वतःची अथॉरिटी हवी. काही IITचे लोक जे पिंपरी चिंचवडला सांगतात त्यांना म्हणताय की हे कॉम्पिटंट होत नसेल तर तुम्ही तेही करा, काहीतरी करा म्हणजे झालं. काही तुम्ही वारंवार म्हणता की मुख्यमंत्र्यांना वेळ मागते मात्र मुख्यमंत्र्यांनी तुम्हाला वेळ दिला नाही, उदासीन आहेत असं तुम्हाला वाटतं मुख्यमंत्री? मला नाही माहिती आता याचं उत्तर मी कसं देणार. वेळ मागायचा मी जे करू शकते ते मी सांगते, त्यांच्याबद्दल आय कॅन थिंक फॉर टू. मी स्वतःचा विचार सांगू शकते. दोघां ते असं करत असतील असं कसं मी सांगणार. जसं 2 ठाकरे एकत्र येण्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून, दोन्ही पवार एकत्र यावेळी ती पण चर्चा या ठिकाणी सुरू आहे. त्या अनुषंगाने काही चर्चा झालेली आहे किंवा काही प्रस्ताव दोन्हीकडनं कुठं आलेला आहे? आता तर काही चर्चा नाही. आता कारण आम्ही सगळेच आपापल्या कामात व्यस्त आहोत राज्याच्या आणि देशाच्या सेवेसाठी, आणि त्याच्यामुळे आता उद्धवजी आणि राजजी एकत्र येत आहेत त्याचं मी मनापासून स्वागत करते. आणि इट्स द राईट थिंग टू डू. म्हणजे मला खरंच मनापासून आनंद आहे. कारण का मी स्वतः बाय स्वभाव मला फारसा कॉन्फ्लिक्ट बाय नेचर आवडत नाही. कॉन्फ्लिक्टमध्ये खूप वेळ वाया जातो असं माझं मत आहे. लढत राहायचं. त्यामुळे ते दोघांची एवढी मोठी ताकद महाराष्ट्राच्या हितासाठी एक होते. त्याच्यात माझाही स्वार्थ आहे. याचं कारण असं की माझं देश पहिला, मग राज्य, मग पक्ष आणि मग कुटुंब. तर जर आपल्या सगळ्यांचं मत म्हणजे राज्य आणि उद्धवजी एकत्र येण्यामुळे जर राज्याचं भलं होत असेल तर इट्स द राईट डिसिजन. पटकन काय मेरी बड़ी विनम्रता से मैं कई महीनों से सालों से मैं महाराष्ट्र की सरकार को विनती करती हूँ कि एक डिसीजन आप लीजिए. अभी जो मैनेजमेंट इस एरिया में राजीव गांधी इंफोटेक पार्क पे हो रहा है वो ठीक से नहीं हो रहा है. इट नीड्स अ मच ब्रॉडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. तो यहाँ 2 मांगे हैं. एक मांग ऐसी है कि ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो. कई लोगों का सुझाव है कि PCMC पिंपरी चिंचवड़ में जाए. ये दोनों का समन्वय मेरी विनती है महाराष्ट्र की माननीय मुख्यमंत्री की. मैंने बहुत बार उनका टाइम भी इसके लिए मांगा है और मेरी विनती है कि वो हर MLA MP हर स्टेक होल्डर को बुला के एक मीटिंग अगर उन्होंने करवाई तो हम सब की तरफ से उनको सुझाव भी दे सकते कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और सब ने मिलके इसमें सोल्यूशन निकालने की जरूरत है. कॉर्पोरेशन लिमिट में ये अगर एरिया जाने से यहाँ के जो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएंगे? मेरा कहना है कि सरकार ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि बहुत सारा रेवेन्यू यहाँ से जाता है. इट्स अ रेवेन्यू मेकिंग. आई मीन दुनिया में हिंजवड़ी की जगह आपको याद होगा जब इसकी शुरुआत आदरणीय पवार साहब ने की थी तो बड़ी लंबी सोच के की थी और पहले 10-25 साल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुंदर रहा यहाँ पर. 5-6 साल में ही यहाँ गड़बड़ हुआ है. जिस तरह से ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है, नाले बंद हुए, इसी के कारण ये सब खराब हो रहा है ना. यहाँ बताइए, यहाँ पे PMRDA ने 16 स्पॉट ऐसे आइडेंटिफाई किए जिसके कारण वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है या फिर कई जगह ट्रैफिक कंजेक्शन होता है. इसके लिए यहाँ की लोकल बॉडी इंक्लूडिंग PMRDA भी रिस्पॉन्सिबल है. बिल्कुल है. जो भी देखिए अभी
कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें फंसने से आगे हमको सोल्यूशन चाहिए। हमको 16 पॉइंट्स खोल के चाहिए। ये होमवर्क तो सबने मिलके ही किया है, हम सब ने, इन सब ने ही तो ढूंढे नाले। ये मैडम है, ये सरपंच, इन सब ने मिलके होमवर्क किया है। कई एनजीओज है, ये सबकी ताकत है। इन्होंने ही तो होमवर्क करके बताया सरकार को कि भैया ये सब रेड फ्लैग एरिया है, इसको खोल दीजिए, नहीं तो पानी नहीं जा पाएगा यहाँ से। आज आपने यहाँ पे विजिट की है, मीटिंग ली है, लेकिन गवर्नमेंट से क्या मांग रहे हैं, उसके लिए क्या फॉलोअप करेंगे? नहीं, मेरा तो हर हफ्ते, अभी तो मैं महीने में एक बार आती थी, अभी 2 बार आऊंगी जब तक ये सॉल्व नहीं होता। एक, और गवर्नमेंट की जो मांग है वो तो हर हफ्ते में रखते है। PMRDA को है, नेशनल हाईवे की बहुत मदद होती है हमें, लेकिन इंडस्ट्री मिनिस्टर्स को अगले हफ्ते हमने टाइम मांगा है, और MSCB के बहुत सारे काम पेंडिंग है, वो है। कलेक्टर साहब से बात हुई है, PMRDA हेड से बात हुई है, हम लगातार इन सबके कांटेक्ट में रहते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी मीटिंग ले रहे, ऐसा सुनने में आया है। अगर लिए तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर मीटिंग ले रहे तो इंडिपेंडेंट न ला, हर स्टेक होल्डर को उन्होंने बुलाना चाहिए, ऐसी हमारी विनती रहेगी। बहुत सारे एनजीओज यहाँ काम करते हैं, पत्रकार काम करते हैं, हम MLA है, MP है, सरपंच है, सबको बुला के मीटिंग लेनी चाहिए कि सबके वो ग्राउंड क्या रियलिटी, उसका फीडबॅक भी हम दे सके। और हम नाही आज नाही, 8 तारखेला माझी मीटिंग, आज त्यांच्या सगळी टीम 100% हजर होती। हेच तर आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांना सांगू पाहतोय, हेच तर आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांना सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी अर्जंटली ह्याच्यात जातीने लक्ष घालावं। हे मी किती दिवस म्हणते, म्हणून तर मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना वेळ मागते की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ह्याची एक अर्जंट मीटिंग बनवून ह्याच्यातून मार्ग काढायला पाहिजे। कारण का खूप विश्वासाने इथल्या लोकांनी जमिनीही दिल्या, आणि द होल आयडिया ऑफ दिस प्रोजेक्ट जे आपल्याला सार्थ अभिमान आहे, अशी ही राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क आहे, आणि आपली सगळ्यांची नैतिक जबाबदारी आहे। ह्याच्यात मी राजकारण अजिबात आणू देत, मी महाराष्ट्राच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांवर ह्याच्यासाठी टीका टिप्पणी करत आहे। माझं म्हणणं आहे, आम्हाला वेळ द्या आणि मार्ग काढून द्या, एवढीच आमची मागणी। अर्थातच राज्य सरकार, इट्स PMRDA आणि MIDC, हे काही स्थानिक लोकांचा विषयच नाही ना। आणि एवढं मोठं इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रामपंचायती इच्छा असेल तरी त्यांना तेवढा स्कोपच नाहीये ना, त्यांचा कामाचा स्कोप तेवढा मोठा नाही, त्यामुळे ग्रामपंचायतला कसं तुम्ही जबाबदार ठरणार? एवढं मोठं इन्फ्रास्ट्रक्चर करायला मुंबई पुण्यासारखं मोठं त्याचा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बॉडी पाहिजे, आणि त्याची मागणी आम्ही करतोय ना, वारंवार करतो। आणि आता मी टीका करण्याला बसलेच नाही, आय एम इन सोल्युशन मोड, आम्हाला मार्ग काढून द्यावं। टीका काय करायची, टीका दिसतीये सगळ्यांनी डोळ्याला, अजून काय करणार? थँक्यू। हो, मी जात नाही कुठे, 8 तारखेला आम्ही जाणार आहे, आता उद्याच्या। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पंजाब में एक साथ 523 जगहों पर पौधारोपण। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आज पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अद्वितीय और जन सहभागिता आधारित पौधारोपण अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को लेकर प्रशासनिक औपचारिकता तक सीमित न रहकर जनता का कार्यक्रम बना रह गया है। इस अभियान में सरकारी विभागों के साथ साथ NGO, स्कूलों, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को भी सक्रिय रूप से जोड़ा गया है। एक ही दिन में पूरे पंजाब ने 523 स्थानों पर पौधे लगाए हैं और अनुमान है कि कुल मिलाकर 1 लाख से अधिक पौधों का रोपण हुआ। जीवन है, स्वागत आप करें, जीवन है। आप भी तो कहीं लगाओगे, बच्चों के प्रति आपका स्नेह और बच्चों के लिए आपके सुंदर शब्द आगे भी देते हैं। अभिनंदन।
स्वागत चंडीगढ़ महापौर श्रीमती हरप्रीत कौर बादल जी का स्वागत वन विभाग के सभी आला अधिकारियों का, चंडीगढ़ प्रशासन के सभी आला अधिकारियों का, उपस्थित मेहमानों का, मीडिया बंधुओं का, स्कूल और कॉलेज के बच्चों का, सभी का बहुत बहुत स्वागत। नाखून में लग जाएगा, नहीं पत्थर ले लो, पत्थर। आजो बाबा जी, पहली बार इस तरह का प्रयास किया गया है वन विभाग द्वारा, ताकि एक सुव्यवस्थित शहर के नाम से मेरी ख्याति को और भी सुदृढ़ किया जा सके। जोरदार तालियों के साथ जिस तरह के वृक्षों को चंडीगढ़ के नियोजन में निर्धारित किया गया था, उन्हें उसी तरह के वृक्ष उन क्षेत्रों में रोपित किए जाएंगे। बहुत सी उपयोगी जानकारी देने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय, और पुनः आपसे आग्रह है कि अपने शुभ हाथों से स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2 का भी आप विमोचन करें। चंडीगढ़ के आने वाले वर्ष एक पर्यावरण की सुरक्षा और बेहतरी के लिए जो नए लक्ष्य और उद्देश्य बनाए गए हैं, उनका भी 2025 इसको मनाने के लिए हमने दिसंबर के महीने में ही चंडीगढ़ में प्लांटेशन कैसे हो रूपरेखा बनाना शुरू किया। और मेरी इच्छा थी कि ये केवल और केवल प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं रहे, तो ये जनता का कार्यक्रम बने। हर एक के सहयोग से अपन यहाँ वृक्षारोपण करना चाहते हैं। फॉरेस्ट विभाग को भी मिलाया, सारे डिपार्टमेंट को बुलाया, और कौन से पेड़ लगाए जाएं। सबसे पहले हमने स्थान आइडेंटिफाई किए कि वास्तव में कहाँ कहाँ जगह खाली है जहाँ पेड़ लगाए जा सकते हैं। उनकी रिकॉर्ड पर गिनती बनी कि इस रोड पर जो है ना इतनी जगह लगाएंगे, कौन सा पेड़ लगाएंगे। वो सारी की सारी तैयारी करने के बाद जनता से भी, और जो भी यहाँ से सीआर फंड भी देते हैं, सरकार का पैसा भी है, नगर निगम को भी इसमें इन्वॉल्व किया, पुलिस डिपार्टमेंट को भी किया, यहाँ जितने एनजीओ है उन सबको भी इसमें इन्वॉल्व किया, बच्चों को भी इन्वॉल्व, स्कूल को भी, कॉलेज को भी, यूनिवर्सिटी को, और सबको मिला करके इस अभियान की रूपरेखा बना करके आज हमने लगभग 523 स्थानों पर आज एक साथ वृक्षारोपण, जैसे राजेंद्र पार्क में अभी अपन सब ने की मौजूदगी में किया, ऐसे और स्थानों पर भी हो रहा है। और ये सारा मिलाकर हमारा जो शाम को आंकड़े इकट्ठा होंगे 1 लाख से अधिक पौधे निश्चित रूप से आज की तारीख में लग जाएंगे। हमने कोशिश की है कि केवल पौधे लगाना नहीं है, पौधों को सर्वाइव कराना है। तो क्यूआर कोड से इनको एक तरह से जोड़ने का कोशिश किया, ताकि जो व्यक्ति चाहे कि मेरा पेड़ आज किस पोजीशन में है, तो वो अपने क्यूआर कोड से वो उसको ट्रेस करेगा, तो उसको लगेगा कि कहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम ये जो 5 लाख गिनती नहीं पूरी करना है ना, वास्तव में ये ग्रीन कवर खड़ा है, तो वैसे भी देश में सबसे ज्यादा ग्रीन कवर अगर कहीं है 51%, वो चंडीगढ़ में। इसको और मजबूत, क्योंकि बीच की जो जगह खाली हो गई उसको फिर कैसे भरा जा सकता है, उसका अभियान है। तो जो सहयोग करने वाले विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, एनजीओ है, उन सबको बहुत धन्यवाद। और इसकी रचना करने के लिए फॉरेस्ट और हमारे स्टाफ ने मिलकर के जिस प्रकार के नगर निगम सबको सहयोग में लेकर के जो कार्यक्रम किया है, वो मेरे हिसाब से जब अगले वर्ष अपन वापस वन महोत्सव में मिलेंगे तब आपसे ही सुनेंगे कि कितना सफल हुआ कितना नहीं। सर आप राजधानी चंडीगढ़ हरिया भरिया पंजाब भी समय बहुत हरा भरा सी, पंजाब दे विच आम खेतों दे विच भी नहीं रहे, तब पंजाब में भी वृक्षारोपण और हरा भरा बने, इसके लिए भी जो प्रयत्न मेरे से हो सकता है मैं निश्चित। सर पंजाब में 40,000 एकड़ हेक्टेयर जमीन है जो उसको पंजाब गवर्नमेंट एक्वायर करने जा रही है, जो खेती योग्य है। आपको कल भाजपा के लीडर्स भी मिले हैं कि इसके बारे में लोगों का ज्ञापन आया है, इसको हम देख रहे हैं कि वास्तव में इसके लिए सरकार को जिस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए वो प्रक्रिया पूरी कर ली है, और उनका कोई तो मास्टर प्लान पहले से बना हुआ है कि हमको इसी जमीन किसके लिए जरूरत है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है।
सर एक क्वेश्चन मेरा भी है तो उसकी पूर्ति कराएंगे। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। चंडीगढ़ में सेक्टर 19, 20 और 22 में जो मकान खाली हैं, खंडर बन चुके हैं, सरकारी मकान, उसमें नशेड़ियों के अड्डे बन चुके हैं। क्या वो मकान रिपेयर होकर एम्प्लॉइज को दिए जा सकते हैं? निश्चित रूप से आपने जो कह रहे हैं, मैंने इसकी पूरी मॉनिटरिंग की है, एक आरे को आइडेंटिफाई किया है, उन्हें रिपेयरिंग करके जो लोग जिनको हमने विभिन्न कॉलोनियों से उजाड़ा है या और जो जरूरतमंद लोग हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, उनको सबको समय पे मिले। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ सरकार। देखो, पंजाब सरकार जो कर सकती है अब तक के कानून के अनुसार वो कर रही है। पिछले 2-2.5 महीने में नशा मुक्त पंजाब बने, सरकार ने भी बड़ी मजबूती से कदम उठाए और केवल ड्रग के जो टीम है वो यही नहीं, स्टेट बाड़मेर राजस्थान में जाकर के भी इतना बड़ा सीजिंग किया है, तो एक्शन में तो है। मैं सोचता हूँ पब्लिक जब तक हमारे अभियान से नहीं जुड़ेगी तो हमको 100% सफलता का आधार तो केवल जनता है। धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सर कानून ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ है जी। धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी जो होती है, देखो मैं सोचता हूँ कानून बनाने का अधिकार तो विधानसभा का है, वो कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे, वो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका भारत व्यापक समझौते पर पीयूष गोयल का सख्त रुख। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका भारत व्यापार समझौते को लेकर दिए अपने बयान में भारत की बदली हुई विदेश और व्यापार नीति का स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा, भारत किसी समय सीमा के दबाव में बातचीत नहीं करता, हम केवल राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते वार्ता करते हैं। मंत्री गोयल ने स्पष्ट किया कि अब भारत वे देश नहीं है जो पिछली सरकारों की तरह समझौते पर जल्दबाजी या दबाव में हस्ताक्षर कर लेता था। ये कांग्रेस या यूपीए की तरह चलने वाला कमजोर भारत नहीं है जो ऐसे समझौते कर रहा था जो ना राष्ट्रीय हित के खिलाफ होते थे। India does not negotiate under deadlines. We negotiate keeping national interests in mind, and national interest is paramount in all our work across the world. We have entered into free trade agreements after the Modi government came in with Mauritius, with the United Arab Emirates, with Australia, with the four-nation EFTA grouping, Switzerland, Norway, Liechtenstein and Iceland, now with UK last month, and we continue to work with other developed nations like the EU bloc of 27 European countries, with the United States, with Oman, with Peru, with Chile. Today, India negotiates from a position of strength. We are self-confident. We can compete with anybody in the world. This is not a weak India under Congress and UPA, which would negotiate and make agreements which were not in national interest. अब वक्त तो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मिनल के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।